हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 3 है। 2 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के किस पार्ट में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी, केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में ये प्रावधान पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। हमसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 38। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43A। आर्टिकल 43A के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रावधान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कथन जो हमारा कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो कारण हमारा बिल्कुल सही है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, उसमें केवल अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का यूज किया गया है। और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, क्योंकि आर्टिकल 30 क्लोज 1 में प्रावधान किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है विभिन्न प्रकार की रिटें और दूसरी तरफ है कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उनका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि हमें शरीर चाहिए, यानी कि टू हैव द बॉडी ऑफ। बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है परमादेश यानी कि मैंडबस। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि वी कमांड। बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, रोक लगाना। इसका मतलब होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ना कि टू बी सर्टिफाइड। तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रोहिबिशन का जो मतलब होगा वो होगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जबकि टू बी सर्टिफाइड ये मतलब होता है उत्प्रेषण रिट का। जो उत्प्रेषण रिट है यानी कि पूरी तरह से सूचित कीजिए, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। और ऑप्शन नंबर डी है अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से, यानी कि बाई वोट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत सुमेलित है।
हैबियस कॉर्पस, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए। मैंडमन्स यानी कि परमादेश, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, रोक लगाना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है उत्प्रेषण यानी कि पूरी तरह से सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड। और अधिकार परीक्षा यानी कि क्यों वारंटो यानी कि बाई वोट अथॉरिटी, आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से आप यहाँ हैं। तो ये रिट होती है हमारी 5। ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी H.J. लास्की और ऑप्शन डी केसी वेयर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केसी वेयर। केसी वेयर का यह कथन है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? यानी कि 162 में क्या कहा गया है? ऑप्शन है ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, ऑप्शन सी राज्यपाल की पदावधि और ऑप्शन डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? ऑप्शन है ए 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी 1981। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1976। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था और भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है यह 1977 में अस्तित्व में आया था, तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है ये 1977 में ही अस्तित्व में आया था। कथन नंबर 2 है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो ये कथन हमारा गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा 1977 से पहले इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप से जाना जाता था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। ये यहाँ 4 घटनाएं दी गई हैं, हमें इन्हें इनके काल अनुक्रम में लगाना है। नंबर 1 है हमारा, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वो किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, ध्यान रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को। नंबर 2 है हमारा, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था। जब हमारा संविधान लागू होने के बाद ही
जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को अनुमोदित किया था, इसलिए 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3 और फिर 3 के बाद आएगा 4, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का जो समय संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को। तो हमारा सही आंसर होगा, ये चारों बिल्कुल सही क्रम में दिए गए हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सबसे पहले जो घटना हुई थी वो था महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी 1950 के बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था, और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य का जो नया संविधान था वो लागू हुआ था। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघशासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, जो केंद्रीय कानून है उनकी संवैधानिक जांच करना, उनकी संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है। कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, कारण भी हमारा बिल्कुल सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, उसका रीजन है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक की भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का गार्जियन कहा जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, और ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को। भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और पहली बार मनाया गया था 2010 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो कथन 1 हमारा गलत है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, ना कि 50%, इसीलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, ग्राम सभा एक निकाय है, ग्राम सभा एक बॉडी है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। कथन 2 भी हमारा गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर बनती है जो कि पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। इसलिए कथन 2 भी हमारा गलत है, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, उसमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। कथन नंबर 3 है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है उनमें कहा गया है आर्टिकल 243 क्लोज ख के माध्यम से, आर्टिकल 243 क्लोज ख में प्रावधान है कि पंचायतें 3 स्तर पर होंगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत या फिर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो हमारा सही आंसर होगा कि केवल कथन 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन है ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 32। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है उसमें कुल 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा।
जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वो कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, क्योंकि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके प्रावधान लागू होते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर ये प्रावधान लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा इन्हें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए 3-5-2-1, ऑप्शन बी 1-3-5-2, ऑप्शन सी 2-5-3-1 और ऑप्शन डी 5-2-1-3। सबसे पहले बात करते हैं न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहला आएगा हमारा 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिर भी आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय वर्णित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, यानी 2 प्रकार की समानता का वर्णन है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और 1 प्रकार के भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व की भावना का उल्लेख है। तो हमारा सही आंसर होगा 3-5-2-1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? इसके लिए आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा बंधुता बढ़ाने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्क्शीस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन है ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 9। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि भाग 1 में है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, भाग 7 इसे समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, क्योंकि इसमें था पहली अनुसूची से संबंधित भाग 6 के राज्य इसमें शामिल किए गए थे, इसे समाप्त कर दिया गया है। और भाग 9 में है पंचायतें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? यानी कि संसदात्मक सरकार की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? ऑप्शन है ए ग्रेट ब्रिटेन में यानी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी फ्रांस में और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, और ग्रेट ब्रिटेन को ही संसदात्मक प्रणाली की, संसदात्मक सरकार जो है उसकी जननी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले संसदात्मक सरकार की शुरुआत हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी इन तीनों ही भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है किसके संबंध में? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, ऑप्शन सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना आवश्यक है, तो संसद किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ये प्रावधान है आर्टिकल 312 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा में जो केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है वो हो सकता है अधिकतम 20। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 543। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है 543, जिसमें से 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्र हैं, और अधिकतम हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन और ऑप्शन डी 120 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। अगर कोई संसद सदस्य 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है सदन की बिना अनुमति के, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। क्योंकि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था क्योंकि मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी, और इसमें जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के बाद आनन फानन में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 के तहत, आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है ए राजस्व का वितरण, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता और ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध। जो सरकारिया आयोग की संस्तुतियां थी वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी। सरकारिया आयोग सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था जून 1983 में, जिन्हें केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशें देनी थी। तो ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग का संबंध था केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है ए बिक्री कर, ऑप्शन बी भू राजस्व कर, ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायत कौन सा कर लगा सकते हैं? बिक्री कर थोड़ी ना लगा सकती है, भू राजस्व कर भी नहीं लगा सकती। स्थानीय मेलों पर जो कर होते हैं वही ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कि स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। और ये प्रावधान है किसमें? ग्राम पंचायतों के बारे में संविधान की 11वीं अनुसूची में, जिसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों से संबंधित कुल 29 विषय हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।